नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु रामपुर में। मैं अंकित दिवाकर आपके समक्ष आज आईएस शंकर पर्यावरण के जो बुक है उसकी मैं समरी लेकर के आया हूँ आपके सामने। आज मैं पहला चैप्टर पर्यावरण का लेकर के आया हूँ। एनवायरनमेंट का फर्स्ट चैप्टर है, पहली यूनिट है। इसमें टोटल लगभग 30 से 32 चैप्टर हैं और इस पूरे 32 चैप्टर की सीरीज़ को पूरा करेंगे एक एक करके। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सीरीज़ को हम शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम पर्यावरण की, ठीक है। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो देखिए क्या कह रहा है कि जीवों के पारस्परिक तथा वातावरण के साथ उनके संबंधों को वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। मतलब कि जीवों के पारस्परिक तथा वातावरण के साथ उनके संबंध के वैज्ञानिक अध्ययन को, मतलब वैज्ञानिक अध्ययन को, जैसे कोई जीव है और जीव का उसके वातावरण के साथ जो संबंध है, ठीक है, कैसा संबंध है, उसका जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो क्या कहलाता है, हमारा पारिस्थितिकी कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता। क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है, इकोलॉजी कहलाता है। आगे करते हैं कि पर्यावरण के घटक। पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी जीव को उसके जीवन काल के दौरान प्रभावित करता है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी जीव को उनके जीवन काल के दौरान प्रभावित करता है, उसको इफ़ेक्ट करता है। वो क्या कहलाता है? क्या पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के कुछ घटक है, कौन कौन से? जैविक घटक और अजैविक घटक, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट हो गए? बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। अब इसमें बात करते हैं हम जैविक घटक की, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट की। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? हरे पेड़ पौधे आते हैं, जैव अपघटक आते हैं, परजीवी आती है, सहजीवी आते हैं, जानवर आते हैं और मानव शामिल हैं इसके अंदर, ठीक है। और एबायोटिक में क्या है हमारे पास? एबायोटिक में क्या है हमारे पास? ऊर्जा है, विकिरण है, रेडिएशन, तापमान है, ऊष्मा का प्रवाह है, जल वायुमंडलीय है, ठीक है, गैस है, विंड है जिसे हम पवन कहते हैं, ठीक है, आग जिसे हम अग्नि कहते हैं, ग्रेविटेशनल है, स्थल आकृति, मिट्टी आदि शामिल हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या अंतर है। ये तो हमारे क्या होगा? लिविंग थिंग होगा सभी, और ये हमारी क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग होगा। कौन सा होगा? नॉन लिविंग थिंग। अधिकतर नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी के संगठन के स्तर, क्या क्या संगठन के स्तर हैं? जैसे जब हम क्या करते हैं, जब पारिस्थितिकी होता है, इकोलॉजी होता है, उससे क्या क्या संगठन है, क्या कौन कौन से संगठन स्तर हैं, किस तरीके से पारिस्थितिकी बनता है। तो पहले बात करते हैं एक मनुष्य की। किसकी? एक आदमी की, या फिर एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, इंडिविजुअल होता है। फिर उसके बाद वो कई सारे मिलके क्या करते हैं, छोटे छोटे कई सारे मिलके क्या करते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन बना के फिर वो क्या करते हैं? कम्युनिटी बनाते हैं कि ये भाई ये जो है वो हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये कम्युनिटी हो गई, ठीक है। और फिर कम्युनिटी की कई सारी कम्युनिटी मिलकर क्या बनाती हैं? इकोसिस्टम बनाती हैं। इकोसिस्टम कई सारे इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? बायोम बनाते हैं। और कई सारे बायोम मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इंडिविजुअल में क्या आएंगे? पेड़ पौधे आएंगे, जानवर आएंगे, स्वतंत्र रूप से जो अपना काम करते हैं वो क्या करते हैं? इंडिविजुअल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंडिविजुअल कहलाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल कहलाते हैं कौन? जो स्वयं काम करते हैं। जैसे कुछ पौधे हो गए, पेड़ पौधे अपना काम करते हैं। कुछ जानवर हो गए जो अपना काम स्वयं करते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। ऐसे को क्या कहते हैं? हम इंडिविजुअल कहते हैं, ठीक है। अब देखो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट, मतलब पॉपुलेशन जब वृद्धि हो रही है
ठीक है, वो क्या चीज़ होती है? देखो, पॉपुलेशन इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ परसेंट बिटवीन टू प्लेसेस पॉपुलेशन, इट पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि दो जगह की जो परसेंटेज है पॉपुलेशन की, उन दोनों का जो अंतर है वो क्या कहलाता है? हमारा पॉपुलेशन इंक्रीमेंट कहलाता है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है? ये पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकती है। अब देखिए कि जनसंख्या बढ़ती किस तरीके से है। जनसंख्या दो तरीके से बढ़ेगी। किन किन तरीक़ों से जनसंख्या बढ़ेगी हमारी? ठीक है, जनसंख्या दो तरीके से बढ़ सकती है। कौन सा? या तो जन्म ज़्यादा अधिक हो या आप्रवासन हो। और जनसंख्या घटती के दो तरीके से। कौन सा? या तो मृत्यु रेट ज़्यादा हो या उत्प्रवासन हो। अब यहाँ पे आप्रवासन और उत्प्रवासन कैसे होता है? जैसे मान लो दो जगह हैं, ये भारत और ये हमारा क्या, ये भारत हो गया, ये हमारा इंग्लैंड हो गया, या फिर यूएसए है। ठीक है, तो भारत से कुछ लोग क्या करें, अमेरिका में रहने चले गए, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो बढ़ जाएगी और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या होगी? पॉपुलेशन कम हो जाएगी और यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हमारा उत्प्रवासन। क्या हो गया? उत्प्रवासन, माइग्रेशन हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। क्या हो गया? उत्प्रवासन हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया? आप्रवासन, मतलब दूसरे लोग जो आ गए, दूसरे लोग आ गए, वो क्या हो गया? आप्रवासन हो गया। तो यहाँ पे आप्रवासन मतलब जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी और यहाँ पे क्या होगी? जनसंख्या घट जाएगी। मतलब यहाँ से कुछ लोग इधर चले गए। ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़े। ठीक, बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में व्यक्ति की संख्या के रूप व्यक्त किया जाता है। मतलब कितने, जैसे मान लो 1 किलोमीटर का एरिया, इस एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, ये क्या कहलाता है? हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समुदाय के प्रकार, कुछ समुदाय होते हैं हमारे पास। ठीक है, कुछ कम्युनिटी होती है, उनके प्रकार, जैसे बड़े समुदाय, बड़े समुदाय और छोटे समुदाय। ये बड़े समुदाय क्या होते हैं? अच्छी तरह से व्यवस्थित होते हैं। मतलब एक ये अरेंज होते हैं, अरेंज पर्टिकुलर मैनर में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। ठीक है, उपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं। ये केवल सौर ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं। ये जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, और हमारे छोटे समुदाय, जैसे समुदाय के भीतर, समुदाय जो बड़े समुदाय उनके होते हैं, उनके भीतर क्या होते हैं? छोटे छोटे समुदाय होते हैं। ठीक है, समुदाय का समूह होता है। ठीक है, पड़ोसी समुदाय पर निर्भर रहते हैं। ये छोटे समुदाय क्या होते हैं? एक समुदाय दूसरे समुदाय पर क्या रहता है? डिपेंड रहता है। ठीक है, पूरी तरह से स्वतंत्र इकाई नहीं होती इनकी। क्या होगी? ये पूरी तरीके से फ्री नहीं होता, या फ्रीडम इनको नहीं मिली होती है पूरी तरीके से। इकोसिस्टम जैव मंडल की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम जैव मंडल की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। क्या है? हमारी कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, फंक्शनल और हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी? इकोसिस्टम, किसकी? जैव मंडल की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैविक घटकों में पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव जैसे जीवित जीव शामिल होते हैं। ठीक है, किसमें शामिल होते हैं? जैविक घटकों में। जैविक घटकों में क्या शामिल होता है? पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव जैसे जीवित और जीव शामिल होते हैं। इन्हें अनेक कार्यों की विशेषता के अनुसार उत्पादक और उपभोक्ता के में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्लासिफाइड किया जा सकता है इनको। कैसे कैसे? प्राथमिक उत्पादक या स्वपोषी। ठीक है, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं, जिसमें हरे पेड़ पौधे तथा कुछ बैक्टीरिया और शैवाल आते हैं। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक आता है, मूल रूप से घास और पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, ये क्या हमारे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में क्या आते हैं? मूल रूप से घास आती है, पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों में, ठीक है, क्या होते हैं? सूक्ष्म शैवाल होते हैं और विभिन्न प्रजातियाँ होती हैं, विभिन्न प्रजातियाँ होती हैं। ठीक है, उपभोक्ता भी दूसरे पार्टी क्या? उपभोक्ता हमारा विषमपोषी या भक्ष्यपोषी कहलाते हैं। जो हमारी सारी चीज़ें खा लेते हैं वो क्या होते हैं? भक्ष्यपोषी कहलाते हैं। ठीक है, ये हम स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं। ठीक है, और ये क्या? दूसरे पर निर्भर रहते हैं। पौधे, पेड़ पौधे, जानवर जैविक का भोजन निर्भर करते हैं। मतलब जैसे क्या, शेर ने किसी को मार के खा लिया, सांप ने मोर को खा लिया, तो ये क्या? भक्ष्यपोषी हो गए। ठीक है ना, ये। और जैसे पेड़ क्या है? हमारा स्वपोषी, वो अपना भोजन स्वयं बनाता। हम क्या?
हम जो मानव है वो हमारे क्या सर्वहारी है, वो सारी चीज़ें खा सकता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से होता है। जैसे उपभोक्ता, उपभोक्ता क्या होता है, एक उपभोक्ता सूक्ष्म और वृहत उपभोक्ता होते हैं। जैसे सूक्ष्म उपभोक्ता कौन हो गए, जीवाणु और कवक हो गए। वृहत बड़े उपभोक्ता कौन हो गए, वे जीव जो जीवों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे मानव, शेर, बंदर आदि, ठीक है। मानव हो गया, शेर हो गया, बंदर हो गया, ये सब क्या हो गए, बड़े हो गए, ठीक है, बड़े उपभोक्ता हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, शाकाहारी, शाकाहारी यानी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, उपभोक्ता, और ये क्या है, सर्वहारी हो गए, ठीक है। सब प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, शाकाहारी, सर्वहारी हो गए, ठीक है। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जो गाय और खरगोश होते हैं, ठीक है। हमारी क्या गाय और खरगोश क्या हमारे प्राथमिक उपभोक्ता हैं। शेर क्या हमारा द्वितीय उपभोक्ता, मानव और बंदर क्या हमारा सर्वहारी है, जो सब चीज़ खा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र का वर्गीकरण, मतलब पारिस्थितिक इकोसिस्टम का जो वर्गीकरण है वो किस तरीके से होता है। जैसे प्राकृतिक तंत्र, प्राकृतिक तंत्र जो होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं, कि स्थलीय प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है और एक हमारा जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है। स्थलीय में क्या क्या चीज़ आती हैं, वन आते हैं, घास के मैदान और रेगिस्तान आ गए। जबकि जलीय में क्या आता है, ताज़ा पानी, नमकीन पानी और समुद्र के पानी आता है। किसमें, प्राकृतिक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में। मानव निर्मित क्या होगा, खेत और तालाब हो गए, ठीक है, खेत और तालाब, खेत और तालाब क्या हो गए, ये मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र हो गए। मानव निर्मित आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा हो गया हमारा, खेत और तालाब हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आत्मीय नियम, ठीक है, होमोस्टैटिक्स को पारिस्थितिक तंत्र की संतुलन को बनाए रखने के लिए, किसके लिए, संतुलन को बनाए रखने, किसका, पर्यावरण का या पारिस्थितिक तंत्र का, की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका अर्थ होता है अपने स्वयं कार्य की प्रक्रिया को विनियमित करना, ठीक है। ये क्या करता है, होमोस्टैटिक्स क्या करता है, ये बैलेंस बनाए रखता है पारिस्थितिक तंत्र में, ठीक है। इकोसिस्टम, इकोटोन क्या होता है, इकोटोन एक इसको हम संक्रमिक कहते हैं, ठीक है। इकोटोन ऐसा पारिस्थितिक क्षेत्र या परिसीमा जिसमें 2 या 2 से अधिक पारिस्थितिक तंत्रों का संगम होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंग्रोव वन समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच क्या है, इकोटोन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, इकोटोन को दर्शाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। विशेषता क्या देखिए, ये अत्यधिक संकरे या अत्यधिक चौड़े होते हैं, मतलब बहुत ही नैरो हो सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो सकते हैं। तनाव का क्षेत्र कहलाता है। एक सुव्यवस्थित इकोटोन में कुछ ऐसे जीव शामिल हो सकते हैं जो आसपास के समुदायों से पूरी तरह भिन्न हो सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। इकोटोन में ऐसे जीव हो सकते हैं जो आसपास के जीवों से क्या होते हैं, भिन्न हो सकते हैं, ऐसे जीव भी हो सकते हैं। कभी कभी इस क्षेत्र में कुछ प्रजातियों की संख्या और जनसंख्या घनत्व अन्य समुदायों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। इसे कोर प्रभाव कहते हैं। इसको कहते हैं कोर प्रभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में कोर प्रभाव विशेष रूप से पक्षियों पर लागू होता है। किस पर लागू होता है, विशेष रूप से पक्षियों पर लागू होता है। कौन, पारिस्थितिक कोर प्रभाव, ठीक है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता क्या है, ठीक है, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर, जो समुद्र वाला पानी होता है। फ्रेश वाटर कितना, 1/4 पर सरिता, सरोज जल, झरने, तालाब, ये क्या दलदल, ये क्या हमारे 1/4 हैं अर्थ पर। और जबकि जो हमारे दूसरे हैं वो कितने, हमारे 3/4 है, क्या, समुद्र। 3/4 कितना हमारा पास है, समुद्र, जो खारा पानी है, पीने योग्य पानी नहीं है, ठीक है। ज्वलनमुख जो होते हैं वे स्थान जहाँ समुद्र और नदी का जल मिलता है। किसका मिलता, नदी और समुद्र का जल जहाँ मिलता है। जैसे ये कोई नदी आई बहती और ये क्या हमारा समुद्र, तो इस स्थान को क्या कहते हैं, हम ज्वलनमुख कहते हैं, ठीक है। नंदमुख तटीय कड़ी, जोरिए, अनूप या लैगून या डेल्टा कहते हैं, ठीक है। जैवमंडल क्या होता है, जैवमंडल वह भाग वायुमंडल, वह भाग जहाँ वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल का प्रतिनिधित्व करता है। ये पोल्स पर एब्सेंट रहता है। कभी कभी बैक्टीरिया और फंगस के बीजाणु होते हैं, लेकिन निष्क्रिय रूप में होता है, ठीक है। जैसे कि आप समझ लीजिए, जहाँ पर हमारा वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल तीनों आपस में जहाँ मिल जाते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा जैवमंडल कहलाता है, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या हो गया,
ये हमारा हो गया वायुमंडल, ठीक है। और ये हमारा हो गया स्थलमंडल, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, देखिए ये हमारा जलमंडल, दो सॉरी ये हमारा वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल। ये हमारा क्या हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया अब, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर, हम्म, फिर तो देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या वायुमंडल, क्या ये हमारा वायुमंडल, ठीक है। ये हमारा क्या वायुमंडल, ठीक है। फिर हम क्या लेते हैं इसको, जलमंडल। ये हमारा क्या जलमंडल, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो गया स्थलमंडल, क्या हो गया ये हमारा स्थलमंडल। अब हम बात करते हैं, जब वायुमंडल वायुमंडल जल वायुमंडल जलमंडल और स्थलमंडल आपस में जब मिल जाते हैं तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, ये क्षेत्र हमारा कहलाएगा क्या, ये हमारा जैव मंडल क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये जैव मंडल कहलाएगा, क्या कहलाएगा हमारा जैव मंडल कहलाएगा। आगे समझ में, ये जो बीच का भाग होगा, तीनों चीज़ जहाँ आपस में मिले और जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ये क्या कहलाएगा हमारा जैव मंडल कहलाएगा। आगे समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, बायोम है, ठीक है। बायोम जैव मंडल का स्थलीय भाग है जो कि विशाल क्षेत्र में विभाजित है, ठीक है। दो बायोम एक जैसे नहीं हो सकते, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दो बायोम एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है। जलीय जलीय क्षेत्र को कोई बायोम नहीं कहा जा सकता क्योंकि डिफरेंस एरियाज पर पोषण तत्वों के लवणता में अंतर पाया जाता है। जलीय क्षेत्र को क्यों बायोम नहीं कह सकते भैया, बायोम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हर एक समुद्र में अलग अलग लवणता और अलग अलग क्या कहती हैं उसके जो पोषक तत्व हैं, जो उसके अंदर मैग्नीशियम कार्बन फास्फोरस, ये जो तत्व हैं एलिमेंट हैं वो डिफरेंट पाए जाते हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम। इसलिए इस डिफरेंट के कारण हम क्या कहते हैं जल को बायोम नहीं कह सकते, ठीक है। जल एक बायोम की सीमा और उसमें प्रत्येक में पाए जाने वाले पौधे और जानवर की बहुआयत निर्धारित करता है। सबसे महत्वपूर्ण जलवायु कारक तापमान और वर्षा ही है, ठीक है। सबसे जो महत्वपूर्ण कारक क्या है वो क्या है, जलवायु का तापमान और वर्षा कारक है, ठीक है। तो ये एंड होता है यहाँ पर ये टॉपिक। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। इसको जितने ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। और इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम पर फ्री उपलब्ध है, ठीक है। आप लोग पढ़िए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए अपनी लाइफ में। जय हिंद, जय भारत।